जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोगों की जो पुलिस की श्रृंखला चल रही है 38 सवाल की, उसमें आज हम लोग लेकर के आए हैं 6 नंबर क्लास। और 6 नंबर क्लास की अगर हम लोग बात करें तो 38 क्वेश्चन जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और कुछ इसमें संभावित प्रश्न जो आने वाले हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न एवं संभावित प्रश्न भी इसमें हम लेकर के आए हैं। और ये सीरीज 30 सेट की है टोटल, जिसमें आज हम लोग ये 6 नंबर आए हैं। कुछ तो प्रीवियस ईयर के होंगे और कुछ जो है आपके 38 क्वेश्चन जो लास्ट वाले होंगे उसमें करंट वगैरह के भी क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। तो हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग ईमानदारी के साथ सरसरी निगाह से एक बार देख लिया करिए, जिससे आपका एक पता ये चले कि लेवल हमारा कहाँ पर है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत टफ भी दे दिए हैं, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सुने रहेंगे तो कम से कम अगर उससे जुड़ा आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको आसानी से लगा देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और फटाक से पहले क्वेश्चन की व्याख्या करना हम लोग प्रारंभ। इसलिए बहुत लंबी क्लास इसको नहीं बना रहे हैं कि छोटी छोटी क्लास रहे और आसानी से आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए। पहला प्रश्न है कि सोमरस का उल्लेख। देखिए, सोमरस एक पेय पदार्थ है जो हिमालय के मोजुअन चोटी पर पाया जाता है। सवाल पूछ रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है और 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम मंडल भी कहते हैं। और सोम रस को पान कौन करते थे, मतलब पीते थे? तो पीते थे कौन भैया? इंद्र देवता पीते थे। कौन पीते थे? इंद्र देवता। तो इंद्र देवता जो है इसका क्या करते थे? पान करते थे। इसी कारण जो है इनको क्या कहा गया? सोमापा कहा गया। क्या कहा गया? सोमापा कहा गया। और 9वें मंडल को क्या कहा गया? सोम मंडल कहा गया। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या की अगर बात करें कि कुल मंडल कितने हैं, तो कुल मंडल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके 10 मंडल हैं, जिसमें 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 16 महाजनपदों में, देखिए 16 महाजनपद जो द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा जिसको दी जाती है, साफ दिख रहा है भैया, तो जिसको जो है द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है, 16 महाजनपदों में कौन भारत से बाहर हुआ करता था? इसमें कौन सा ऐसा था जो बाहर हुआ, बाहर भारत से? तो ये आपका दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में यही एकमात्र महाजनपद था जो कहाँ स्थित था? दक्षिण भारत में। लेकिन कंबोज की अगर हम लोग बात करें, कंबोज महाजनपद, तो ये आज वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो कंबोज और इसके साथ साथ जो था एक और था जिसका नाम है गांधार। कंबोज और गांधार दो ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे और अस्मक जो है वो दक्षिण भारत में था। पांचाल और मगध ही आपके भारत में ही हुआ करते थे। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में लौटते हुए मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए, लौटते हुए मानसून की अगर हम लोग बात करें, लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भारत के पूर्वी तट पर होती है। और पूर्वी तट में हम देखें सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तमिलनाडु में होती है। कहां होती है? तमिलनाडु में। तो लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो तमिलनाडु राज्य में होती है। व्याख्या के लिए आप ज्योग्राफी वाली सीरीज हमारी देखिए, वहां पर बहुत शानदार तरीके से हमने बताया है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यावरण तिथि अगर हम बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन आपके लिए है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? बहुत बढ़िया। पीला केक के नाम से किसको जाना जाता है? तो यूरेनियम को किस नाम से जाना जाता है? पीला केक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका कलर जो है वो पीला होता है। अगला है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? हाल ही में नहीं, बहुत पहले किसको नियुक्ति की गई थी? नियुक्ति किसकी हुई थी? तो अगर पूछे कि किसकी नियुक्ति हुई थी तो इसमें कौन थे भैया? विनीत जोशी जी। ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन ये थ्योरी का क्वेश्चन बना हुआ है। अगला है कि 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। बिल्कुल सही है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, वहां पर 1825 आपका हो जाएगा, जिसमें दोनों भारतीय अध्यक्ष, हाँ ठीक है, पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए थे। तो कौन थे भैया दोनों प्रस्तुत करने वाले? तो हमारे राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे? राम मोहन राय थे। ठीक। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? देखिए, जो दक्षिण भारत
के इस तरफ वाला क्षेत्र है जिसको आज वर्तमान में हम लोग क्या कहते थे, श्रीलंका कहते हैं वर्तमान में। उस टाइम इसको किस नाम से जाना जाता था, तो सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जाता है, श्रीलंका। इसी सिलोन पर ही अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा हुआ था। 1869 ईस्वी में डॉट डॉट के नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर लगभग कम हो गई। 7000 किलोमीटर दूरी कम होने का मतलब ये हुआ कि ये आप देखिए, ये है भारत, ठीक, और ये है भूमध्य सागर। तो कह रहा है कहां से, यूरोप से। तो यूरोप कहां है, यहां पर है यूरोप। यूरोप पहले आते थे लोग, व्यापारी लोग इधर से आते थे। ये इसकी लगभग दूरी 5000 से 7000 हुआ करती थी। लेकिन ये आपका रेड सी है और ये आपका मेडिटेरियन सी है। यहीं पर एक नहर बना दिया गया खोद के, इसका नाम रख दिया गया क्या, स्वेज नहर, जो दुनिया का सबसे लंबा नहर है, स्वेज नहर। तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, स्वेज नहर। स्वेज नहर से तो जो जहाजें इधर से जाती थी वो आसानी से सट से ऐसे यहाँ आके पहुंच जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला है कि निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किस पर किया था, इसने अमेजन इंडिया पर। किस पे किया था, अमेजन इंडिया पर किया था, इसने उत्तर प्रदेश सरकार ने। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक उद्योगपति थे, भारत में कई उद्यमों की स्थापना की। भैया इनका कौन नाम नहीं जानेगा, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो थे वो एक वैज्ञानिक भी थे, है ना, एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ और एक महान उद्योगपति थे विक्रम साराभाई जी। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, NR नारायण मूर्ति जी हैं। कौन है, NR नारायण मूर्ति जी हैं। अगला है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, तो कितना होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है। कह रहा है कि बागानी मतलब कौन सी बागान फसल नहीं है। तो कौन सी बागान फसल नहीं है, काफी बागान फसल है, चाय बागान फसल है, काजू बागान फसल है, लेकिन जो मोटा अनाज है ये आपकी बागान फसल नहीं है। इसकी बुआई होती है मोटे अनाज में, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब आएगा। तो ये मोटे अनाज है ना, मोटे अनाज, ठीक। अगला प्रश्न है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तूर एक प्रजाति है, किसकी, दाल की प्रजाति है। वो कौन सी दाल की प्रजाति है, तो अरहर की है। तो किसकी है, अरहर की है। डॉट डॉट का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनेमोमीटर, किसका प्रयोग, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हवा के बल एवं वेग को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कौन नहीं जानता है, 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को इसको जो है आयंगर फार्मूला के आधार पे लाया गया था। किस फार्मूला पे लाया गया था, तो आयंगर फार्मूला पर इसको लाया गया था। आयंगर फार्मूला पर इसको लाया गया और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान लिया गया और इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, कानूनों के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, मतलब कि नागरिकता से संबंधित। ये देख रहे हैं, सक्षम न्यायिक द्वारा प्राधिकरण का अधिकार नहीं, मनमानी गिरफ्तारी नहीं, कानून के समक्ष समता, ये सब फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपका ये सिटीजनशिप है। अगला प्रश्न है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपका कहां पर है, तो मुंबई में है। अगला प्रश्न है डॉट डॉट एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो कुछ दिनों बाद
नौचंदी मेला मनाया जाता है, बहुत ही शानदार है। मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद और इसी नाम से नौचंदी एक्सप्रेस भी वहां पे चलाई जाती है। अगला है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अनुसंधान और खोज से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की डॉट डॉट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो आधिकारिक भाषाओं की जो सूची प्रदान करता है वो आपका कौन सा है? 8वीं अनुसूची। कौन सा प्रदान करता है? 8वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत की बात करता है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत की। लेकिन 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जो आज वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। डॉट डॉट की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो भैया हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं करते। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो सबसे शिक्षित है? वो आपका कौन सा है? केरल में है। तो केरल में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य के लिए एक एक क्या है? एक एक सदस्य के पास, सबके पास एक बैंक खाता जरूर है। अगला है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो जबरदस्त है यूरेथरा। कौन ले जाती है? यूरेथरा। कौन सी है? यूरेथरा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से है? देखिए नीचे वाला जो जिला होता है वो सब आपका है ना, पीलीभीत, ये नीचे वाला जिला हो गया, ये सब जो है ये आपके कौन से हैं? बुंदेलखंड वाले हैं। तो बुंदेलखंड मतलब एक ही है। फतेहपुर आपका हो गया, जौनपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, तो ये सब आपके उत्तर भारत में है। यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश उत्तर की तरफ। और इधर आपकी बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? महोबा। महोबा इसमें से बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। अगला प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब कि जो 16 महाजनपद की बात कर रहा है, 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद की यहाँ पर बात कर रहा है कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? सूरसेन। सूरसेन महाजनपद हुआ करता था और सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। बाकी मत्स्य आपका राजस्थान में है, अंग आपका उधर बिहार में है और पांचाल आपका उत्तरी जो है उत्तरी यूपी के आसपास है, उत्तराखंड से सटा हुआ। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए क्या जाना जाता है? भैया रहीम जी हैं। कौन है? रहीम जी हैं, जो बहुत ही महान कवि हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो जो पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1887 में कह रहा है। दैनिक समाचार पत्र वही कौन थे? हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय जी। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? कानूनी तौर पर कब अनिवार्य किया गया था? 1968 में। 1968 में कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश भारत में नहीं, ये उत्तर प्रदेश भारत में था 1949 में, लेकिन उसकी सहायक भाषा अंग्रेजी में थी। पूरे इंडिया के लेवल में करेंगे तो सहायक में अंग्रेजी को यहां पर ले लिया जाएगा। अगला है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के जो मुख्य चित्रकार थे वो दसवंत थे, है ना। हुमायूं के समय से ही चित्रकारी की व्यवस्था शुरू हो गई, लेकिन जहांगीर के समय में चित्रकार एकदम अपने चरम अवस्था पर पहुंच गया था और औरंगजेब के समय चित्रकारों की संख्या धीरे धीरे खत्म होने लगी, विलुप्त हो गया।
कह रहा है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे, बिल्कुल थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली, बहुत पूछा जाता है, टप्पा शैली का विकास किया था। तो टप्पा शैली का विकास करने का श्रेय किसको जाता है? मुस्तरी बाई को जाता है। किसको जाता है? मुस्तरी बाई को जाता है। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या है? अभी बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ जिला पूछ रहा था और अब पूछ रहा है तो लोकप्रिय। तो लोकप्रिय भैया आल्हा है। कौन है? आल्हा है। बहुत जबरदस्त वहां पर ये लोकगीत के रूप में चलता है। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? वाह, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये हम आपको बताए थे, शारदा नदी। शारदा नदी कि मतलब भारत में ये ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है। इधर से ये आती है शारदा और इधर से करनाली आती है। तो जो करनाली नदी है ये आपकी, ये करनाली और इधर आपकी कौन सी है? शारदा। यही जो है उत्तराखंड में काली नदी के नाम से भी जानी जाती है। काली नदी इधर आपका नेपाल है, इधर आपका उत्तराखंड जो सीमा रेखा बनाती है, और ये शारदा जाके मिल जाती है करनाली से, और उसके बाद ये किस नाम से हो जाती है? सरयू या फिर घाघरा के नाम से जानी जाती है। तो ये कौन सी है? कह रहा है घाघरा नदी बन जाती है। तो कौन सी नदी शारदा आके मिलती है, उसके बाद सरयू या घाघरा बन जाती है, ऊपर से करनाली, ये नेपाल से आती है। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर, पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए तहकीकात कमेटी कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी, और हंटर आयोग जो लाया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा। हंटर आयोग ने जो है इसको भारतीयों को दोषी मान लिया था, और तहकीकात कमेटी को ये लोग रद्द कर दिए थे, और इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत जबरदस्त तरीके से हो गई थी अगस्त 1920 में। अंतिम क्वेश्चन आज का है, 38 क्वेश्चन की हम लोगों की श्रृंखला है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, कैबिनेट प्लान ने संविधान सभा के लिए कितनी सीटों को चुना था? देखिए, कैबिनेट प्लान की बात करें, चाहे कैबिनेट प्लान की बात करें, चाहे कैबिनेट मिशन की बात करें, संविधान सभा के लिए जब ये भारत में आया तो उस टाइम भारत में टोटल 1585 प्रांतीय विधानसभाएं थी। प्रांतीय विधानसभाएं कितनी थी? 1585। इसी में से ही कितने सदस्यों को चुना गया? 389 का इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और 10 लाख की जनसंख्या पर इसका कितने सीट का निर्धारण किया गया? 1 सीट का निर्धारण किया गया, जिसमें 296 आपके निर्वाचित हुए थे और 93 आपके मनोनीत हुए थे। तो 389 सदस्यों। तो इस प्रकार से जो 38 क्वेश्चन की हम लोगों की श्रृंखला चल रही है, इसमें हम लोगों का आज ये 6 नंबर क्लास हो गया। फिर मिलते हैं अगले क्लास 7वें में, और आपके जो सुझाव वगैरह कोई होंगे तो आप लोगों को जरूर बता दीजिएगा। लाइव की क्लास थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी, इसलिए नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, क्लास चल नहीं पा रही है ना। टीचिंग वाले पे क्लास ले रहे हैं लेकिन वो सही से चल नहीं पा रहा है, इसलिए इस पे भी अभी नहीं होगा। जब शहर में या कहीं सेटअप बनाएंगे तो देखा जाएगा, इसीलिए, नहीं तो हम आपसे डायरेक्ट लाइव मुखातिब होते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।